हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2024 का जो हमारा कोर्स चल रहा है उसका हम छठवां भाग करने वाले हैं। ये पी सीरीज़ के नाम से है। इसके हमने 5 वीडियो कर लिए हैं और अब हम छठवां वीडियो आज करने वाले हैं। कल भी जो एक वीडियो आएगा जो कल मैं आपको कराने वाली हूँ, कल हम मध्य प्रदेश के संभाग पढ़ेंगे। हर संभाग में कितने ज़िले हैं, उनका गठन कब हुआ था, ये सभी हम करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। कल का जो P7 रहेगा उसको भी सब लोग देखिएगा और जहाँ तक हो जो फैक्ट क्लियर नहीं हो उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम मैंने आपको जब भी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी बताई थी, जब मैंने ये पी सीरीज़ का पहला वीडियो बनाया था, तब मैंने आपको बताया था कि हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, हम एमसीक्यू भी पढ़ेंगे, हम पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न भी करेंगे। तो उसी की श्रृंखला में मैंने एक वीडियो पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न का बना दिया है और ये दूसरा है। ये मैंने इस तरह से ये नंबर डालती जाऊंगी तो आपको जैसे कि पता चलता रहेगा कि पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न हम कितने कर चुके। ऐसे ही मैं अभी हमारे ये थ्योरी क्लासेस चल रही है, पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न कर चल रहे हैं। जो मेरे 12,000 एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट है एमपीपीएससी प्रीलिम सिलेबस का, उसके प्रैक्टिस सेट भी हम करेंगे, लेकिन वो हम अभी थोड़े दिनों बाद करेंगे। अभी पहले हम इसका बेस क्लियर कर लें। जो टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको कल हम मध्य प्रदेश के संभाग और ज़िले पढ़ेंगे। परसों फिर हम यूनिट 9 का कोई टॉपिक उठाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेट 2 है और पी सीरीज़ का ये छठवां भाग है। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। मतलब मध्य प्रदेश के जो अलग अलग भागों में बटा हुआ था, मध्य प्रदेश, मध्य भाग, मध्य प्रांत, भोपाल, उन सब का एकीकरण होकर पूरा मध्य प्रदेश कब बना था। तो मध्य प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956 को। फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें पुनर्गठन का फैसला लिया गया था। उसी के तहत मध्य प्रदेश बना था, उसी के तहत छत्तीसगढ़ बना था। बहुत सारे राज्यों का गठन 1956 का जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। बाकी जो पुनर्गठन अधिनियम आया था 1955 में, उसी के तहत इन सब का गठन हुआ था। तो कब हुआ था मध्य प्रदेश का गठन, एकीकरण 1956 में हुआ था। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नया राज्य मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। इसके घटक राज्य थे, मतलब इसमें कौन कौन था। मध्य प्रदेश था, मध्य भारत था, विंध्य प्रदेश थे और भोपाल था। इन सबको शामिल करके मध्य प्रदेश बनाया था। अगला है, मध्य प्रदेश को कितने संभागों में बांटा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, 10। कल एक वीडियो बनाऊंगी, इसमें हम 10 संभाग के बारे में पढ़ेंगे, किसमें किस संभाग में कितने जिले हैं, नए जिले बनने के बाद क्या परिवर्तन आ गया है, किस जिले की सीमा किसको लगती है, इसके अलावा कौन सा जिला कब बना था। तो ये सभी हम कल पढ़ेंगे। और कौन सा सबसे छोटा संभाग है, कौन सा बड़ा, ये हमारा कल P7 का वीडियो आएगा थ्योरी क्लास, उसमें पढ़ेंगे। तो 10 संभागों में बांटा है। इन 10 संभागों के नाम क्या है। ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग, नर्मदापुरम संभाग, सागर संभाग, रीवा संभाग, शहडोल संभाग और जबलपुर संभाग। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। देखो, जनसंख्या की 7,26,26,809 जनसंख्या है मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो मध्य प्रदेश का स्थान जनसंख्या में छठवां था, लेकिन 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद वर्तमान में मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान देखा जाए तो क्षेत्रफल में पहला राजस्थान है, और जनसंख्या में पहला देखा जाए तो जनसंख्या में पहला है उत्तर प्रदेश। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, ये इसके बारे में पढ़ लो। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। 75 मिलियन से अधिक निवासियों के साथ ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। पहला कौन सा है जनसंख्या में, उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश का सरकारी वृक्ष या मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो मध्य प्रदेश का सरकारी वृक्ष या राजकीय वृक्ष बरगद का वृक्ष है। 1981 में मध्य प्रदेश का ये राजकीय वृक्ष घोषित किया। कब, 1981 में, जब मध्य प्रदेश की हम 25वीं वर्षगांठ मना रहे थे। मध्य प्रदेश के गठन की जब 25वीं वर्षगांठ मना रहे थे, तब मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है, मध्य प्रदेश का राजकीय
पुष्प है, मध्य प्रदेश की राजकीय फूल है, इन सभी को घोषित किया। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का पेड़ है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। राजकीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। वैज्ञानिक नाम इसका होता है फिंक्स बेंगालेसिस। क्योंकि ये राजकीय वृक्ष है तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि बरगद का जो वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम है फिक्स बेंगालेंसिस। क्या है? फिक्स बेंगालेंसिस है बरगद का वैज्ञानिक नाम। यह भारतीय उपमहाद्वीप का एक बड़ा और व्यापक वृक्ष है। भारतीय उपमहाद्वीप का एक बड़ा और व्यापक वृक्ष है। कौन सा? बरगद का वृक्ष। यह जंगल वाली जड़ों को जन्म देता है। इसमें कैसी जड़ें होती हैं? जंगल वाली जड़ें होती हैं जो हवाई अड्डे के नीचे की तरफ के रूप में पैदा होते हैं। जो हवाई क्षेत्र जो होता है उसके नीचे के रूप में ये पैदा होते हैं। एक बार जब ये जड़ें ज़मीन पर पहुंच जाती हैं तो वो मतलब ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, जो मुख्य संस्कृति से अभेद बन सकती हैं। मध्य प्रदेश का सरकारी पशु क्या है? तो मध्य प्रदेश का सरकारी पशु है ब्रेडरी जनजाति, ब्रेडरी जाति का जो बारहसिंगा है वो मध्य प्रदेश का सरकारी पशु है। इसको भी 1981 में मध्य प्रदेश की जो 25वीं वर्षगांठ उसको घोषित किया। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है जिसको दलदलीय हिरण भी कहा जाता है। ये याद रखना, किसको दलदलीय हिरण भी कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है उसको दलदलीय हिरण भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कब है? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। 6260 190 944 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने मुझे व्हाट्सएप पर नहीं सेव अपना नंबर कराया है तो हाय लिख कर अपना नंबर सेव करा दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारी एमपी का डेली करंट अफेयर्स रोज़ रात को 2 से 3 बजे मैं एमपी का डेली करंट अफेयर लाती हूँ। पूरे दिन की जो भी खबरें रहती हैं उनको एमसीक्यू बेस में क्वेश्चन बनाकर आपको तैयार करवाती हूँ ताकि हर प्रश्न आपका वो रहे, आपसे जुड़ा रहे। बाकी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वो मैं एक मंथली लेके आऊँगी। जैसे अभी मैं दिसंबर का लेके आऊँगी कल या परसों में, पूरे दिसंबर के सर्वश्रेष्ठ 200 या 300 प्रश्न। तो उससे जुड़े रहिएगा। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैंने कल आपको दीपशिखा के बारे में बताया था, वो पी सीरीज़ हो मेरी ये वाली एमपीपीएससी प्री की या एमपी का डेली करंट अफेयर हो, वो दोनों का ही नोट्स बनाती हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हर वीडियो केवल वही लाती हूँ जहाँ से प्रश्न बन सकता है। फालतू की चीज़ें मैं कभी अपने चैनल पर नहीं लाती हूँ। तो जो बताती जाऊँ वो लिखते जाइए। उन्होंने बहुत अच्छे से, उन्होंने आज भी मुझे पी सीरीज़ का एक PDF भेजा है जो उन्होंने बनाया है। इसके अलावा जो एमपी डेली करंट अफेयर्स का भी जो मैं पढ़ाती हूँ वो पूरा लिखती जाती है। तो उससे क्या होगा ना कि लिखने से डेली अपडेट रहते हैं हमें पता रहता है हमारे मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, और साथ ही साथ हम करंट से भी अपडेट रहते हैं। अगला है मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? देखो, लोकसभा में मैक्सिमम 550 सदस्य हो सकते हैं और अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 29। इस 29 में से एससी और एसटी को भी वर्गीकृत किए हैं। तो 6 सीटें मध्य प्रदेश में एसटी के लिए दी गई हैं और 4 सीटें एससी के लिए दी गई हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आप याद रखना कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 29 है। आपसे पूछें कि इसमें एसटी को कितनी दी है, अनुसूचित जनजाति को, और एससी को कितनी दी है, तो 29 लोकसभा। क्योंकि हमारे यहाँ एससी का जो वेटेज है वो और राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा है। हम मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति के मामले में प्रथम देश है, तो हमारे यहाँ इसलिए एसटी को ज़्यादा सीटें दी हैं, जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। तो एसटी को 6 सीटें दी हैं और एससी को 4 सीटें दी हैं। याद रखना, मतलब 10 सीटें अनुसूचित जातियाँ और जनजातियों को डिवाइडेशन किया गया है। तो ये फैक्ट याद रखना। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से जिले हैं जो लोकसभा में अनुसूचित जाति को दिए गए हैं। कहाँ से अनुसूचित जाति लोकसभा में आती है? लोकसभा के कौन कौन से जिले अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आते हैं? कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। अनुसूचित जनजाति में मध्य प्रदेश से लोकसभा के कौन से क्षेत्र आते हैं? मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटें किसकी हैं? एसटी की हैं। तो वो 6 जो सीटें हैं वो कहाँ कहाँ से आती हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बाकी लोकसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है, ये याद रखिएगा। 29 सीटें हैं, 6 एसटी की हैं और 4 एससी की हैं।
मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा मध्य प्रदेश में 11 सदस्य हैं। इसके अलावा राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो अनुच्छेद 80 के तहत हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का, 81 के तहत लोकसभा का और अनुच्छेद 79 के तहत संसद के गठन का प्रावधान है। ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। अगला है मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है। पहले 230 + 1 होती थी। एक एंग्लो इंडियन को दिया था, लेकिन वर्तमान में वो पद समाप्त किया है। अब आपसे पूछे कि इन जो 230 में से कितनी एससी को हैं, कितनी एसटी को हैं, तो 148 सीट सामान्य वर्ग के लिए हैं, 35 सीट अनुसूचित जाति के लिए हैं और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए। ऊपर हमने लोकसभा में पढ़ा था, ये मध्य प्रदेश के विधानसभा में है। विधानसभा में टोटल सीट कितनी है? 230 हैं, जिसमें से 148 किसके लिए है? जनरल के लिए है। 35 सीट किसके लिए है? 35 सीट एससी के लिए है और 47 सीट किसके लिए? 47 सीट एससी के लिए है। ये डिवाइडेशन भी आपको याद रखना है। विधानसभा का जो गठन होता है अनुच्छेद 169 के तहत होता है और इसमें सीटें, विधान जो परिषदें होती हैं वो 169 के तहत होती हैं और जो विधानसभा होती हैं वो 171 के तहत होती हैं। अनुच्छेद 171 के तहत इनका गठन होता है, तो ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर हुआ करती थी, लेकिन भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया है। भोपाल का जो गठन हुआ था, भोपाल को जिला बनाया था। भोपाल को 1972 में जिला बना दिया था। इसके पहले जो भोपाल मुख्यालय है, भोपाल का जो जिला मुख्यालय था वो सीहोर हुआ करता था, लेकिन 1972 में भोपाल और एक राजनांदगांव जब छत्तीसगढ़ भारत मध्य प्रदेश में ही मिला था, तो भोपाल और राजनांदगांव को 1972 में बना दिया था। तो भोपाल पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं था, बाद में बनाया गया। 1956 में बनाया है मध्य प्रदेश की राजधानी इसको। भोपाल को 1956 में बनाया। 1956 के पहले नागपुर थी, लेकिन भोपाल जो जिला बना है वो 1972 में बना है। इसके पहले सीहोर जिला था। अगला है मध्य प्रदेश में जिला पंचायत। देखो, मध्य प्रदेश में जितने जिले होंगे उतनी ही जिला पंचायत होंगी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 55। 55वां जिला किसको बनाया है? मैयर 55वां जिला बना है। 54वां जिला बना है छिंदवाड़ा से कट के पांडुर्ना और 53वां जिला कौन सा बना है? रीवा से कटकर मऊगंज सॉरी, ये 3 बने। इसके कारण रीवा संभाग में पहले 6 जिले आते थे, लेकिन रीवा संभाग में पहले 4 जिले आते थे, लेकिन वर्तमान में मऊगंज और मैयर भी आ गया है, जिससे इसमें 6 जिले हो गए हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे MPPSC प्री का नोट्स है। ये टोटल आपको 11 बुकलेट मिलती हैं। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं। यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक यूनिट वाइज ये नोट्स तैयार किए गए हैं। बहुत ही शानदार हैंड रिटन ये नोट्स हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इनको तैयार किया है। आप इनको परचेज़ कर सकते हैं और साथ में इसके ग्रुप भी मिलता है, जहाँ पर हम करंट अफेयर्स की तैयारी कराते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन कराते हैं, जो इंपॉर्टेंट GK के क्वेश्चन होते हैं उनको करवाते हैं, मध्य प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन करवाते हैं। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है। यूनिट 2 और यूनिट 4 जो है, मैं भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, टोटल इसमें 3-3, 4-4 हज़ार जो मध्य इतिहास के भूगोल के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक हैं उनसे संबंधित फैक्ट यहाँ डाले हैं। यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 8, यूनिट 10 पूरी तरह से हैंड रिटन बताई गई हैं। यूनिट 3 को मैप और फ्लो चार्ट के साथ समझाया गया है। इसके साथ अगर आप हमारी प्रीलिम्स के नोट्स लेते हैं तो साथ में आप हमारा ये प्रैक्टिस सेट भी लीजिएगा। 12,000 प्रश्नों का ये ब्रह्मास्त्र है। 12,000 प्रश्नों का ये संग्रह है। इसमें यूनिट वाइज प्रैक्टिस बनाए गए हैं, मतलब हर यूनिट का जो बेस्ट 1,000 है वो इसमें निकाला गया है। इस प्रकार से ये टोटल 10,000 है। हर यूनिट से 10 यूनिट है तो टोटल 10,000 क्वेश्चन है। साथ में करंट अफेयर्स की बुकलेट आपको इसमें फ्री दी जाती है, जिसमें 2,000 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। अब आप बोलेंगे कि प्री का एग्ज़ाम अप्रैल में है, फिर उसका करंट हम कैसे करेंगे? तो उसका करंट इसके साथ भी आपको एक ग्रुप मिलता है, उस ग्रुप में मैं आपको करंट कवर करवाती हूँ। तो आप हमारे यूनिट वाइज नोट्स प्लस यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस सेट 12,000 प्रश्नों का जो MCQ का जो संग्रह है वो ज़रूर लीजिएगा। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप हमारा प्रैक्टिस सेट अकेले भी ले सकते हैं। ये पूरा MPPSC 2024 का संपूर्ण पैकेज है। इसमें आपको मेंस, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस सेट, साथ में हमारे 25 व्हाट्सएप के ग्रुप पेज जिनमें तैयारी कराते हैं, सब कुछ मिलेगा। इसमें प्रीलिम्स की 11 बुकलेट मिलती हैं, प्रैक्टिस सेट 3 बुकलेट मिलती हैं 12,000 MCQ की। मुख्य परीक्षा के नोट्स हमारे प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, हस्तलिखित हैं पूरे, फ्लो चार्ट, डायग्राम सेट, हर टॉपिक को प्रश्नोत्तर तरीके से कवर किया है। मुख्य परीक्षा में आपको 44 बुकलेट दी जाती हैं, जिसमें 12 बुकलेट 3 नंबर की रहती हैं, 32 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की रहती हैं और 25 व्हाट्सएप के ग्रुप इसमें तैयारी के लिए दिए जाते हैं।
संपूर्ण जो पैकेज है हमारा ये 58 बुकलेट का है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप करके अपना नंबर भी सेव करा सकते हैं। आप हमारा जो भी पैकेज लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये आयोग की प्रश्नोत्तरी है, 199 रुपये की इसकी हार्ड कॉपी है और 110 रुपये की इसकी सॉफ्ट कॉपी है। और इसके अलावा MPG के 1000 वर्ड लाइनर भी आप हमारा परचेस कर सकते हैं, 60 रुपये में उसकी ई बुक भी आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में 313 विकास खंड हैं। आपसे पूछे मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में 89 आदिवासी विकास खंड है। मैंने परसों एक MP करंट का जब वीडियो बना रही थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आदिवासी प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं, रानी दुर्गावती आदिवासी प्रशिक्षण केंद्र, वो इन आदिवासी विकास खंडों में ही खोले गए हैं। तो विकास खंडों की संख्या कितनी है? 313 है। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र साप्ताहिक है। ये साप्ताहिक के बारे में बता रही हूँ। पहला समाचार पत्र आएगा तो ग्वालियर आ जाएगा। साप्ताहिक अगर समाचार पत्र आएगा तो साप्ताहिक आया था मालवा अखबार, ये 1849 में आया था मालवा अखबार, और ग्वालियर अखबार 1840 में आया था। अगर पूछे पहला समाचार पत्र कौन सा था तो ग्वालियर अखबार होगा। अगर पूछे पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था तो मालवा अखबार होगा। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। 6 मार्च 1849 को पहली बार इंदौर से प्रकाशित हुआ था मालवा अखबार। ये मध्य प्रदेश का पहला था और भारत का तीसरा हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र था। जो ग्वालियर था वो हिंदी में नहीं था ग्वालियर अखबार। जो मालवा था वो पहला साप्ताहिक भी था और पहला हिंदी का भी था। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अगर केवल अखबार पूछे तो ग्वालियर अखबार लगाइएगा। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखो, योजना मंडल जो होता था मध्य प्रदेश में, योजना आयोग की तर्ज पे राज्य योजना आयोग बनाया गया था। इसके जो अध्यक्ष होते थे वो राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे। जब मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन हुआ था 1972 में, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री प्रकाश चंद्र सेठी थे, तो वही योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो याद रखना, योजना मंडल जो होता है उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन अब इसको बदल दिया है, योजना आयोग अब नहीं है। योजना आयोग को एक की जगह अब नीति आयोग कर दिया है, और जो नीति आयोग बनाया था वो 1 जनवरी 2015 में बनाया था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष, अभी मैंने बताया जो योजना मंडल होते हैं उनका पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिला हुआ है? देखो, मध्य प्रदेश की जो हमारी सीमा है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से मिलती है। सबसे ज़्यादा किससे मिलती है? उत्तर प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश से 12 राज्य मिलते थे, सॉरी हाँ 12 राज्य मिलते थे, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश से 14 जिले मिल रहे हैं। पहले 12 जिले मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं? 14 जिले मिल रहे हैं। सॉरी, मैंने जिलों की जगह राज्य बोल दिया था। तो पहले मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 13 जिले मिलते थे, अब 14 मिल रहे हैं क्योंकि अब नए जिलों का गठन हो गया। इस गुजरात से जो मिलते हैं, गुजरात से केवल 2 जिले मध्य प्रदेश के मिलते हैं। महाराष्ट्र से पहले 9 मिलते थे, लेकिन अब वर्तमान में 10 मिल रहे हैं। राजस्थान से कितने जिले मिलते हैं? राजस्थान से 10 मिलते हैं। तो ये जिलों की सीमा याद रखिएगा। महाराष्ट्र और राजस्थान से 10-10 जिले मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा जिले मिलते हैं, 14 जिले, और गुजरात से 2 जिलों की सीमा मिलती है। अच्छा, कमेंट करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश से गुजरात के 2 जिले मिलते हैं, कौन कौन से मिलते हैं? मध्य प्रदेश से गुजरात के 2 जिले मिलते हैं, कौन कौन से जिले मध्य प्रदेश के गुजरात जिले से सीमा बनाते हैं? ये हमारा मध्य प्रदेश है और यहाँ पे गुजरात है। अब आप यहाँ पे राजस्थान है, ये वाला जो हिस्सा है, एक सेकेंड, ये वाला जो हिस्सा है वो गुजरात से लगा हुआ है, ये वाला जो हिस्सा है वो राजस्थान से लगा हुआ। तो यहाँ के जो सभी ज़िले होंगे वो राजस्थान से लगे होंगे, केवल यहाँ के 2 ज़िले जो हैं वो गुजरात से लगे हैं। या आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि गुजरात से मध्य प्रदेश के कितने ज़िले लगे हुए हैं। देश के 5 राज्यों में से मध्य प्रदेश की सीमा ऐसी कौन सी है जो किसी राज्य को नहीं छूती है? मतलब मध्य प्रदेश की किस इनमें से कौन सा राज्य है जो मध्य प्रदेश को नहीं छूता? मध्य प्रदेश से 5 जिलों की सीमाएं मिलती हैं। छत्तीसगढ़ सबसे पहले, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान, चौथा है उत्तर
उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं मिलती है। किससे नहीं? और एक महाराष्ट्र से मिलती है दक्षिण में। पश्चिम बंगाल से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं मिलती है, याद रखिएगा। 5 राज्यों से मिलती है। महाराष्ट्र सबसे दक्षिण में मिलती है, पश्चिम में 2 जिलों से मिलती है, 2 राज्यों से मिलती है, गुजरात और राजस्थान। उत्तर में उत्तर प्रदेश से मिलती है और पूर्व में छत्तीसगढ़ से मिलती है। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब स्थापित हुआ था? मध्य प्रदेश में जो विद्युत उत्पादन आरंभ हुआ था वो 1905 से हुआ था, याद रखना। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। फ्रेंड, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये जो निःशुल्क पी सीरीज़ हमारी चल रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। साथ में मध्य प्रदेश जो डेली करंट अफेयर्स लेके आ रही हूँ उससे डेली अपडेट रहिएगा, ताकि आपको मध्य प्रदेश, इससे क्या होगा ना, आपका पूरा एमपीपीएससी के लिए क्लियर होगा। आपको उसमें मेंस के लिए भी डाटा मिलेगा, आपको उसमें प्रीलिम्स के लिए होगा। साथ में अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे तो इंटरव्यू के लिए भी आप अपडेट रहेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या क्या हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक नवाचार हो जाएगा आपके लिए, तो उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है तो वो मैं मंथली का कराऊंगी, जिसमें दिसंबर का मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। तो मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब आरंभ हुआ? 1905 में हुआ। मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन 1905 में ग्वालियर से शुरू हुआ था, याद रखिएगा। बिजली का उत्पादन कब से शुरू हुआ है? 1905 से शुरू हुआ है। कहाँ से हुआ है? ग्वालियर से। ये जगह भी याद रखिएगा, बिजली का उत्पादन ग्वालियर से हुआ। सिंगरौली जो बैडन है उसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जानते हैं। मध्य प्रदेश ने भारत के कुल विद्युत उत्पादन में 10% का योगदान दिया है, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश जो है टोटल जो हमारे भारत में विद्युत का उत्पादन होता है उसमें कितने प्रतिशत का योगदान देता है? मध्य प्रदेश जो देश के विद्युत उत्पादन में 10% का योगदान देता है। मध्य प्रदेश की पहली विद्युत योजना किसने बनाई थी? मध्य प्रदेश की जो पहली विद्युत योजना बनाई थी वो हेनरी हावर्ड ने बनाई थी। मध्य प्रदेश की पहली विद्युत योजना किसने बनाई? हेनरी हावर्ड ने बनाई है। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है, यहाँ पे अपना नंबर ज़रूर सेव करा दीजिएगा। स्टेटस के थ्रू भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद होते जाएंगे। अगला है विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? विद्युत अनुसंधान जो केंद्र है वो भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में है। और अगर आपसे पूछें जिसका ये जो एक जो इसका सबसे मेन जो केंद्रीय विद्युत अनुसंधान केंद्र है वो बेंगलोर में है, और इसी की एक ब्रांच है भोपाल में। तो याद रखना, विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? अगर आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड का मुख्यालय जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में है। और इसकी यह जिला नामकरण नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। सॉरी, मध्य प्रदेश बिजली का मुख्यालय कहाँ पर है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भर हम किस ऊर्जा उपकरण पर हैं? जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। हम सौर ऊर्जा में मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अभी हम वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा निर्भर है कोयले पर निर्भर है, ताप विद्युत पर निर्भर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भर हम किस ऊर्जा पर हैं? ताप विद्युत पर हैं, याद रखिएगा। राजघाट बृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर है? राजघाट विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मैंने एक इंस्टा पर एक और प्रोफाइल बनाई है, उसका नाम है handwritten.fire। handwritten.fire इसका नाम है। handwritten जैसे रिटर्न लिखा था, WRITTEN रिटर्न, handwritten fire के नाम से है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप अच्छे अच्छे मोटिवेशनल थॉट कविता के शौकीन हैं तो ज़रूर उसको फॉलो कीजिएगा। बाकी मेरी इंस्टा पर आकांक्षा 1957 के नाम से आईडी है। फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी प्रोफाइल आकांक्षा शर्मा के नाम से है। अक्सर 90.0 से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। राजघाट बृहद विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है। इस बेतवा नदी पर 15 मेगावाट की 3 टरबाइनें बिजली उत्पादन के लिए स्थित हैं। 15 मेगावाट की कितनी टरबाइनें हैं? 3 टरबाइनें हैं, याद रखना। राजघाट बृहद विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है। इसमें बिजली उत्पादन के लिए कितनी मेगावाट की टरबाइनें हैं? 15 मेगावाट की 3 टरबाइनें हैं। आपसे पूछें राजघाट बांध की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो राजघाट बांध की स्थापना 2006 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में ये बेतवा नदी पर बना हुआ है। राजघाट जो परियोजना है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। जल विद्युत क्षमता इसमें 315 पावर है, लेकिन वर्तमान में इसमें केवल 15 मेगावाट की 15 मेगावाट की 3 टरबाइनें वर्तमान में लगी हुई हैं।
इसके अलावा बेतवा की बात कर रहे हैं तो बेतवा के बारे में पढ़ लेते हैं। बेतवा नदी बोर्ड के अधिनियम के अतिरिक्त अधिनियम के अंतर्गत 1976 में बेतवा नदी बोर्ड की स्थापना हुई। आपसे पूछ सकते हैं कि बेतवा नदी बोर्ड कब बना था, तो याद रखना बेतवा नदी बोर्ड जो है वो 1976 में बना था। बेतवा नदी बोर्ड कब बना था? 1976 में। बेतवा की लंबाई अगर आपसे पूछें तो कितनी है, तो बेतवा की लंबाई 590 किलोमीटर है। बेतवा की लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर है और ये बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है। बेतवा की लंबाई भी याद रखना 596 किलोमीटर है बेतवा की लंबाई। और बेतवा नदी बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम के तहत। बेतवा जो परियोजना है, जो राजघाट परियोजना है, वहाँ पर 15 मेगावाट की 3 टरबाइनें लगी हुई हैं, मतलब टोटल 45 मेगावाट का हो रहा है, लेकिन उसमें कम से कम 315 मेगावाट की क्षमता है। अगला है फॉसल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? देखो ये मंडला में है, लेकिन अभी वर्तमान की बात की जाए तो ये मंडला के डिंडोरी में आता है। क्यों? क्योंकि जब ये गठन हुआ था फॉसल राष्ट्रीय उद्यान का, तब ये मंडला में हुआ था, लेकिन जब वर्तमान में 1998 में 25 मई 1998 में जब डिंडोरी अलग हो गया था मंडला से, तो ये डिंडोरी में चला गया था। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। उस समय क्या था कि मंडला और डिंडोरी एक ही ज़िले थे, तो ये मंडला में आता था। लेकिन अगर यहाँ पे डिंडोरी ऑप्शन होता ना, तो डिंडोरी ही आपका आंसर आता। ये MPPSC आपको कंफ्यूज कर सकती है या व्यापम आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि अगर मंडला या डिंडोरी दोनों आए तो आपको डिंडोरी लगाना है, क्योंकि डिंडोरी 1998 में मंडला से अलग होकर बना था, तो ये राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं पर चला गया था। ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान पहला है। कल हम फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के संभाग पढ़ेंगे। P7 वीडियो में मध्य प्रदेश के संभाग पढ़ेंगे। याद रखिएगा डिंडोरी के बारे में एक बार पढ़ लो। डिंडोरी जिले का गठन मंडला से विभाजित होने के बाद 1998 में किया था, इसलिए इसका इतिहास मंडला के ही समान है। और डिंडोरी का जो मूल नाम था 1951 तक, डिंडोरी को पहले रामगढ़ के नाम से जानते थे, बोलते थे रामगढ़ की रानी है ऐसे, तो डिंडोरी को पहले रामगढ़ के नाम से जानते थे, जो मंडला की एक तहसील थी। बाद में रामगढ़ का नाम डिंडोरी के रूप में जाना जाने लगा। तो ये इस बात को याद रखिएगा। कल हम मध्य प्रदेश संभाग पढ़ेंगे, तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा। इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।